नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर आज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। दरअसल रविवार को रामेश्वर डूडी साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उनको मानसरोवर अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले आया गया। यहाँ पर उनका ऑपरेशन किया गया। क्लॉट जो है वो ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन के 42 घंटे बाद भी उनको होश नहीं आया। उनकी स्थिति जो है वो गंभीर बनी रही। इसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 7 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो लगातार कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को मॉनिटर कर रही है। एक बार फिर से TV9 राजस्थान की टीम की तरफ से भी रामेश्वर डूडी साहब के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना हम कर रहे हैं। चलिए इनसाइड स्टोरी की करते हैं शुरुआत। आपको बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान की राजनीति में चुनावों से पहले पार्टियां अपनी जीत की रणनीति पर, या यूं कहें कि उससे ज़्यादा सामने वाले की हार पर ज़्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस के भीतर टिकटों को लेकर किस तरह की मशक्कत चल रही है अंदरूनी तौर पर। हालांकि बाहर से अब सब कुछ शांत नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। और किस तरीके से गहलोत साहब ने टीम मोदी पर एक घेरने के लिए जाल बिछा दिया वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। टिकट वितरण को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी मंथन का दौर चल रहा है। तमाम नेताओं से, विधायकों से मुलाकात स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है और फीडबैक लिया जा रहा है। दावेदारों के नाम फाइनल करने से पहले एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन अब देखिए, आज पायलट साहब के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, उनके खिलाफ बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और कहने लगे देखिए इन्होंने चाकसू क्षेत्र में विकास के काम नहीं कराए और इस वजह से ये जनता का गुस्सा है। इसके बाद आरोप ये भी लगा, जवाब ये भी दिया गया कि देखिए जो विरोधी हैं वेद प्रकाश सोलंकी के, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में वेद प्रकाश सोलंकी साहब के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए उनको अपना समर्थन देने के लिए और कहा कि देखिए विरोधी दल वाले हैं जो इस तरह की हथकंडे जो हैं वो अपना रहे हैं आने वाले चुनावों को देखते हुए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये विरोधी दल के लोग हैं या फिर कांग्रेस के भीतर भी कुछ हलचल अभी भी मची हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर से अभी सब कुछ शांत नजर आ रहा है, लेकिन अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जो कवायद है वो जाहिर तौर पर हर एक नेता कर ही रहा होगा। अब देखिए, मशक्कत की जब बात होती है तो हरेंद्र मिर्धा साहब उन्होंने साफ कर दिया। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ आज वो बैठक में बैठे और चूंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि देखिए कई ऐसे नेता हैं जो अपने बेटे, अपने परिजनों को टिकट दिलाने की जुगत में हैं, अपने सगे संबंधियों को टिकट दिलाने की जुगत में हैं। उनमें से हरेंद्र मिर्धा का भी नाम था। हरेंद्र मिर्धा साहब आज स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश हुए, उनके साथ बैठक हुई, बातचीत हुई। तो उसके बाद बैठक से निकलकर वो कहते हैं कि देखिए अभी तो पार्टी मुझे टिकट दे रही है, बेटे को अभी इंतजार करना होगा। यानी पार्टी की तरफ से एक बात तो स्पष्ट है कि जिताऊ कैंडिडेट पार्टी को चाहिए और किसी तरह का एक्सपेरिमेंट और रिस्क कांग्रेस पार्टी लेना नहीं चाहती किसी कद्दावर नेता के बेटे या उनके सगे संबंधियों को टिकट देकर। हरेंद्र मिर्धा के बारे में कहा जाता है कि अशोक गहलोत साहब के करीबी भी हैं और अपने क्षेत्र में पकड़ काफ़ी मजबूत रखते हैं। तो जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर तो हैं, लेकिन अभी उनके बेटे पर विश्वास पार्टी नहीं जताना चाहती, उस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहती। लेकिन पार्टी की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया कि ऐसी कोशिशें भी आप ना करें। तो उनके भी सुर बदल गए अभी। इसके अलावा जो ये मशक्कत चल रही थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पायलट साहब के करीबी विधायक मुकेश भाकर ने एक बयान दिया। उन्होंने कह दिया कि देखिए पहले दिल्ली से तय होता था, बैठकें दिल्ली में होती थी, लेकिन इस बार आलाकमान अब जो बैठकें हैं वो जयपुर में हो रही है। थोड़ा सिचुएशन को आसान कर देता है कि जयपुर में बैठक हो रही है, आलाकमान जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके बयान का सीधा साफ तौर पर क्या ये मतलब निकाला जाए कि जिस तरह से पहले दिल्ली जाकर सब कुछ डील कर ली जाती थी, अब कांग्रेस आलाकमान जो है स्थानीय स्तर तक नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों तक संवाद कर रहा है। और ऐसे में इसका मतलब ये भी निकाला जाना चाहिए कि जो एक लॉबिंग टिकटों को लेकर होती थी वो कांग्रेस पार्टी खत्म कर रही है और उसके संकेत राजस्थान में दिखने शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर टिकटों की लॉबिंग को लेकर जो मशक्कत है
वो आने वाले समय में बेमानी नजर आएगी, लेकिन जाहिर तौर पर अभी कोशिश जरूर तमाम नेताओं की होगी कि अपने समर्थकों को टिकट ज्यादा से ज्यादा दिला पाएं। अब बात आते हैं बीजेपी की बात पर आते हैं, किस तरह से बीजेपी की रणनीति आने वाले चुनावों को लेकर वो सेट कर रही है। मैंने अपने इनसाइड स्टोरी की शुरुआत में आपको कहा था कैसे अपनी जीत से ज्यादा फोकस सामने वाले की हार पर कर रही है। दरअसल बीजेपी एक प्लान बना रही है, क्योंकि 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने फोकस किया है। कहा जाता है कि जब जब बीजेपी को हटाकर कांग्रेस सत्ता में आई है तो उसमें मुस्लिम और दलित ये जो वोट बैंक है ये एकमुश्त होकर पार्टी को फायदा, कांग्रेस पार्टी को फायदा इस वोट बैंक ने पहुंचाया। तो अब 40 ऐसी मुस्लिम बोल 40 सीटों पर फोकस कर रही है बीजेपी कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक एकमुश्त होकर कांग्रेस में न चला जाए। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जानकारी दी कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम किया जाएगा। मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, प्रबुद्ध जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, ईदगाह, दरगाह और मस्जिद कमेटियों के जो लोग हैं, उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। और इसके पीछे की रणनीति यह है कि 1,000 परिवारों को, इन 40 सीटों पर 1,000 परिवारों को टारगेट किया जाएगा, कि उनको टारगेट दिया जाएगा कि आप जाइए अपने परिवार और सगे संबंधियों में 10-10 जो वोट हैं वो पार्टी को दिलाइए। और इसके पीछे का गणित भी आपको बता दें। दरअसल बीते चुनावों के मार्जिन को देखते हुए इन 40 सीटों पर, जहां पर 30% के आसपास मुस्लिम वोटर है, वहां पर कम से कम 20,000 वोट की चोट कांग्रेस पार्टी को देकर चुनावी गणित में मात देना बीजेपी चाहती है और इसके आसपास रणनीति बना रही है। हालांकि रणनीति बीजेपी की कितनी कारगर होगी और मुस्लिम वोटर कैसे भरोसा बीजेपी पर कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन क्या कोशिश कामयाब होगी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। अब देखिए, दूसरी तरफ गहलोत साहब भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से प्रदेश में हर तरफ से लड़ाई चल रही थी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे को टारगेट कर रही थी। अब एक बात यह भी आई कि राजस्थान में चुनावों के लिए स्थानीय जो नेतृत्व है उसको साइडलाइन करके टीम मोदी को एक्टिव कर दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीम मोदी के जो मेंबर्स हैं उनको घेरने की रणनीति बना ली। लगातार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले को लेकर वो गहलोत साहब के निशाने पर रही हैं। आज बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता और विधायक कैलाश मेघवाल साहब ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए और उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखूंगा कि जब तक भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं हो जाती, अर्जुन राम मेघवाल को पद से बर्खास्त कर दिया जाए। अब ऐसे में देखिए, बीजेपी पार्टी के ही एक कद्दावर नेता जब केंद्रीय मंत्री और उस पर जिसको संकल्प पत्र कमेटी का यानी मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया, उन पर ही इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर टीम मोदी भी गिरती नजर आ रही है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले मामले को लेकर फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत साहब पर हमला बोल दिया है। तो चौतरफा घेरने का मौका भी टीम मोदी को मिल गया है। वैसे में इसका कितना इंपैक्ट आने वाले चुनावों में होगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी को लेकर, जैसा मैंने पहले बताया कि वो लॉबिंग जो प्रदेश में चल रही थी, क्या वो लॉबिंग अब खत्म होती नजर आ रही है क्या? और इस मामले को इस लिहाज से भी देखना होगा क्योंकि सितंबर 2022 में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से आलाकमान ने भी ये फैसला लिया है या ये एक यूं कहें कि एक नसीहत ले ली है कि स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ को भी मजबूत किया जाएगा। जिस तरह से एक नेता के कहने पर 90 से ज़्यादा विधायक इस्तीफा दे देते हैं और आलाकमान को सिर्फ हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठना पड़ता है। ऐसी स्थिति राजस्थान में आगे न हो तो वो लॉबिंग को ख़त्म करना कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी थी। क्या जो प्रक्रिया टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है वो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी को उसी दिशा में लेकर जाएगी क्या? इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही।
आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन मामलों पर राजस्थान की राजनीति को लेकर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।